चैप्टर नंबर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है रिमान स्टिल्ड्स इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एल्फा एक्स। यहाँ आपने कुछ कंडीशन लगाई थी मिसाल के तौर पे। नंबर 1, एफ बाउंडेड होना चाहिए, एफ इज बाउंडेड। नंबर 2, ए बी इंटरवल इज फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, ये दो कंडीशन लगा के आपने रीमान इंटीग्रल डिफाइन किया था। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो आपका जो इंटीग्रल है इसे आप कहते हैं कि ये प्रॉपर रीमान इंटीग्रल है। और अगर कोई कंडीशन वायोलेट होती है, यानी अगर एफ अनबाउंडेड हो जाता है या आपका इंटरवल इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर उसे आप कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो इस तरह हम दो केसेस स्टडी करेंगे। नंबर 1, the integral a to b f d alpha is called improper integral of first kind if a is equal to minus infinity or b is equal to plus infinity or both. That is, one or both integration limits is infinite. क्या मतलब है इसका? अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म के अंदर हो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एनी नंबर b, या आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में हो a टू प्लस इंफिनिटी, या तीसरी फॉर्म ये हो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो फिर आप कहेंगे आपका जो इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। अच्छा, जबकि इसके बरक्स अगर आपका इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इस तरह का हो कि फंक्शन एफ इज अनबाउंडेड एट वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इंटरवल ए बी, such points are also called singularities of f of x, and this integral is called improper integral of second kind. मिसाल के तौर पे 0 to 1 1 over x, ठीक, x इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, 0 पे ये फंक्शन 1 over x अनबाउंडेड है, सो दिस इज अनबाउंडेड एंड द इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसलिए फंक्शन अनबाउंडेड ए पे भी हो सकता है, बी पे भी हो सकता है, या ए और बी के दरमियान किसी पॉइंट पे भी अनबाउंडेड हो सकता है। तो ये इन तमाम सूरतों में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा। कुछ नोटेशन हैं वो आप रिकॉल कर लें कि अगर आपका जो फंक्शन एफ है वो ए बी से आर है और ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो आप लिखेंगे एफ बिलोंग्स टू आर और इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पे हम कुछ नोटेशन यूज करेंगे। f belongs to आर ए बी, इसका मतलब ये होगा कि f फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन a टू b dx एग्जिस्ट। ठीक है, ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। एंड f belongs to आर अल्फा ए बी, इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन f है ये रीमान स्टिल्ट इंटीग्रेबल है फ्रॉम a टू b। ठीक है, ये दो नोटेशन हम यूज करें। अब आ जाए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं क्या हो। assume that f belongs to r alpha a b for every b greater equal to a। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका a फिक्स्ड है, ये a फिक्स्ड है, आपने इंटीग्रल फाइंड करना है, a से स्टार्ट होगा एफ डी अल्फा, और एंड कहाँ पे होगा? b इज ग्रेटर इक्वल टू b, एवरी b ग्रेटर इक्वल टू। इसका मतलब आपका जो b है वो यहाँ पे वेरिएबल है। आपका b यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आपका b कोई भी नंबर हो सकता है जो a से ग्रेटर है, तो लिहाजा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन इस किस्म का है कि a से आप आगे जहां तक मर्जी उसे इंटीग्रेट करना चाहें आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये b आपके पास जो है ये वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, कीप ए फिक्स्ड है, अल्फा भी फिक्स्ड है, एफ भी फिक्स्ड है, तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है बी। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो फंक्शन होगा बी का, आई ऑफ बी। आई ऑफ बी इज अ फंक्शन ऑफ बी, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, एंड सो आई ऑफ बी इज ए टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स वेयर बी इज ग्रेटर इक्वल टू ए। ठीक हो गया? अच्छा, द फंक्शन आई सो डिफाइंड
इज कॉल्ड इनफाइनाइट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय ए टू इंफिनिटी f of x d alpha x. The integral a to b d a to infinity f d alpha converges. अब आप देखें कि आपका जो इंटीग्रल है a to infinity f d alpha, ये फाइंड करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया आई बी, where I of b is equal to the integral a to b f d alpha, ठीक है, यहाँ आपका b वेरिएबल है। फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू a2 इंटू ए टू बी एफ डी अल्फा। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट, आप जानते हैं लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जब आप लिमिट फाइंड करते हैं तो यू हैव टू केसेस, लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर ये किसके बराबर होगी, ये इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ डी अल्फा की आपको वैल्यू देगी, ठीक है, और आपका जो इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसी नंबर ए के बराबर है तो आप कहेंगे कि ए जो है वो आपके इंटीग्रल की वैल्यू है, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रल है अगर ए टू इंफिनिटी हो एफ डी अल्फा, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए टू बी एफ डी अल्फा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप उसको ए टू बी कर लेंगे तो ये रिमान इंटीग्रल बन जाएगा, रिमान इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, फिर आप उसकी जो लिमिट अप्लाई कर देंगे बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये ए टू इंफिनिटी एफ डी अल्फा की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म का हो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू बी, तो फिर आप इसे लिखेंगे लिमिट ए अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ए टू बी एफ टी अल्फा, यानी इससे पहले रिमान इंटीग्रल बना के आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे ए अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। इसी तरह अगर आपका इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो एफ डी अल्फा, यहाँ ये बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है। ये इसलिए क्रिटिकल सूरत हाल है कि मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ कि दिस इज नॉट इक्वल टू, इन जनरल दिस इज नॉट इक्वल टू द लिमिट t approaches to infinity integral from minus t to plus t f d alpha, ठीक है। ये इन जनरल इसके इक्वल नहीं है। क्यों इसके इक्वल नहीं है, मैं इस तरफ आता हूँ। पहले मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि अगर ये केस तीसरा केस बन जाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपने ये कर लेना है कि कोई सा रियल नंबर लेना है, साल के तौर पे सी, उस पर आपने से ब्रेक कर लेना है माइनस इन्फिनिटी टू सी और सी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे, यानी इसका आंसर भी फाइनाइट हो इसका आंसर भी फाइनाइट हो, तो फिर आपका ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब मैं आपसे क्यों ऐसा कह रहा हूं कि आप इसे डायरेक्टली इस तरह ना लिखें या आप नहीं लिख सकते, उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका इंटीग्रल ऐसा हुआ कि जब आप माइनस इन्फिनिटी से सी करें तो वो माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, और जब आप सी टू प्लस इंफिनिटी करें तो वो प्लस इंफिनिटी आ जाए, और अगर आप इस इंटीग्रल को अलग अलग कर रहे हो फिर तो आपको पता चल गया कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये भी कन्वर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, तो आप बजाय इसके कि आप इसे कैंसिल करके जीरो करने के आप कहेंगे आपका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर आप गलती से बगैर कन्वर्जेंस चेक किए हुए आप ये मेथड अप्लाई कर देते हैं, आप डायरेक्टली उसे लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस टी टू प्लस टी, यानी आप उसे एक ही इंटरवल में लिख देते हैं और आप बाद में उसकी जो लिमिट है वो अप्लाई करते हैं, हो सकता है वो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ रहा हो माइनस टी प्लस टी, ठीक है। अब आप जब कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है पहले आप कैंसिल कर देंगे, जब आप कैंसिल कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो टी की जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक माइनस इन्फिनिटी होगा एक प्लस इन्फिनिटी होगा, आपको पता चल जाएगा ये तो दोनों डाइवर्जेंट है, और दो डाइवर्जेंट का सम हमेशा डाइवर्जेंट होता है। और अगर कंबाइन करेंगे आप इसे कैंसिल कर देंगे, आप इसे कन्वर्जेंट कर बैठेंगे, आप कहेंगे इसका आंसर आ गया तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल
आप ये एग्जाम्पल जरा सॉल्व करके देखना है, एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें आप जरा देखिएगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन अगर अगर खुशकिस्मती से आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो, या आपको पता हो कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, फिर जो इसकी वैल्यू होगी ना वो हमेशा इस लिमिट के बराबर ही होगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस टी टू प्लस टी एफ टी एल, ठीक है। लेकिन ये कब होगी? जब आपको पता हो कि ये कन्वर्जेंट है, तो फिर आप इसकी वैल्यू इस मेथड से कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल पे जाने से पहले आप ये नोट कर लें कि आप पढ़ चुके हैं इनफाइनाइट सीरीज वन टू इंफिनिटी ए एन। आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का कंपैरिजन इनफाइनाइट सीरीज से भी कर सकते हैं। आप देखिएगा कि इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस के बहुत सारे रिजल्ट्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। इसे ध्यान में रख के आप करें। एग्जाम्पल नंबर वन, इसका क्वेश्चन क्या बनता है? इसका क्वेश्चन ये बनता है, डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल वन टू इंफिनिटी वन ओवर एक्स रेज टू पावर पी डी एक्स। इसे हम पी कन्वर्जेंस टेस्ट भी कहते हैं। आप जानते हैं कि पी सीरीज टेस्ट भी आप पढ़ चुके हैं कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस इक्वल टू वन। यही काम आप यहाँ पे करेंगे। अब इंटीग्रल्स को करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपके पास दो स्टेप्स हैं। वन टू इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन टू बी वन ओवर एक्स पावर पी डी एक्स। और आपका पावर रूल आपको ये वन, इसकी पावर माइनस पी प्लस वन ओवर माइनस पी प्लस वन कर देगा। कब? जब आपका पी वन नहीं होगा, क्योंकि अगर पी वन होगा तो माइनस वन प्लस वन इन्फिनिटी हो जाएगा और ये आपके पास वन टू बी आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व करें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। जब आप बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लग जाएंगी कि इसकी पावर अगर पॉजिटिव हुई तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी वन माइनस पी अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो हुआ या ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका पी इस सूरत में लेस देन वन हो जाएगा। तो लेस देन वन पे ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप इंटीग्रेशन से बड़ी आसानी से सॉल्व करके ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू, इसका क्वेश्चन है, शो दैट द इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी साइन ऑफ टू पाई एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, ठीक है। आप शो करेंगे कि जीरो टू बी दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी आप शो करेंगे कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस इज द डाइवर्जेंट। नेक्स्ट वी हैव ए नोट, if minus infinity to a f d alpha and a to plus infinity f d alpha both are convergent for some value of a, then we say that minus infinity to infinity f d alpha is convergent, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि इसकी जो कन्वर्जेंस है वो माइनस इन्फिनिटी टू ए प्लस ए टू प्लस इन्फिनिटी, इनकी कन्वर्जेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर दो इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो उनका सम हमेशा कन्वर्जेंट होता है। अगर एक कन्वर्जेंट हो एक डाइवर्जेंट हो तो उस सूरत में रिजल्ट आपका डाइवर्जेंट हो जाता है। अगर फर्स्ट वन डाइवर्जेंट हो सेकंड कन्वर्जेंट हो तब भी आपका रिजल्ट डाइवर्जेंट हो जाता है, और अगर दोनों डाइवर्जेंट हो तब भी आपका रिजल्ट डाइवर्जेंट होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ उस सूरत में आपका सम कन्वर्जेंट होता है जब दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो। सेम इज द केस इन इनफाइनाइट सीरीज। एंड और ये चॉइस ऑफ ए पे डिपेंड नहीं करता, आप कोई एक पॉइंट लेके आगे से कर सकते हैं। इफ द इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ डी अल्फा कन्वर्जेस
देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू दिस लिमिट। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जेंट होने की सूरत में आप इस लिमिट की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा। अब पी इंटीग्रल टेस्ट के बाद दूसरा आपका जो कंसिडरेबल थ्योरम है वो ये, assume that alpha is monotonically increasing on a to plus infinity। ये हमारी कंडीशन हमेशा रहेगी, alpha is monotonically increasing and f is Riemann-Stieltjes integrable function from a to b for every b। for every b का मतलब है कि now you are going to apply this limit b approaches to infinity। a से b के दरमियान आप कहीं भी इंटीग्रल लें तो वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। also assume that f of x is ग्रेटर इक्वल टू जीरो। यहाँ आप जरा याद करें, इनफाइनाइट सीरीज में भी आपने पहले पॉजिटिव टर्म यानी नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज डिस्कस की थी, वही बात अब यहाँ आ गई है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ठीक है, आप फर्दर कंडीशन लगा रहे हैं कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो, नॉन नेगेटिव हो, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए। देन a to infinity f d alpha converges if and only if there is an upper bound m such that a to b f d alpha is less equal to m। अच्छा, अब जरा सोचें कि ये क्या कहता है थ्योरम हमें। ये थ्योरम हमें ये कहता है कि आप जो आई ऑफ बी बनाते हैं, आई ऑफ बी इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा। ठीक है, वेयर बी इज ग्रेटर इक्वल टू ए, ये आप जो बनाते हैं। अगर आप देखें, ये आपके पास एक पॉइंट है ए और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है। आप बी कहीं भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, अब आपका फंक्शन भी नॉन नेगेटिव है, ए से बी उसका आपने इंटीग्रल लिया, इसे मैं बी वन कह देता हूँ, तो ये आई बी वन आ गया। अगर आप यहाँ से बी वन बढ़ा दें, बी टू कर दें, यानी आप इंटरवल बढ़ा दें, फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है आपका एरिया बढ़ जाएगा। तो आपका जो आई ऑफ बी टू होगा, अब अगर आप ए से बी टू करेंगे तो साफ जाहिर है आई ऑफ बी वन इज लेस इक्वल टू आई ऑफ बी टू। इसका मतलब कि ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन का फायदा ये होगा आपको कि आपका जो फंक्शन है आई ऑफ बी ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप सोचे मोनोटोनिकली, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई आपका आपका सीक्वेंस है ए एन और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो कन्वर्जन कब होगा? जब वो बाउंडेड अबव होगा और वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा। आप इसे जरा यहाँ रिलेट करें, आपका जो आई ऑफ बी है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब ये आई ऑफ बी कन्वर्जेंट कब होगा, यानी आई ऑफ बी की जो लिमिट है बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी वो कब एग्जिस्ट करेगी? अगर ये बाउंडेड अबव होगा। अब आप देख लें आप स्टेटमेंट को, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट m such that a to b f d alpha is less equal to m। ये m इसका अपर बाउंड है और ये इंटीग्रल बाउंडेड अबव है। जब ये बाउंडेड अबव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ तो आपके पास लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी a टू इंफिनिटी एफ डी अल्फा लेस इक्वल टू एल, लेस इक्वल टू m का मतलब है कि ये फाइनाइट है और ये एग्जिस्ट करती है, तो आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। Okay, next is the comparison test. Again, you can recall that if you have two non-negative term series, an less equal to bn, then you have a comparison test। comparison test क्या बताता है आपको? comparison test ये बताता है कि अगर आपका an डाइवर्जेंट है तो फिर आपका bn भी डाइवर्जेंट है, यानी अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट हो तो बड़ी डाइवर्जेंट हो जाती है, उससे बड़ी होती है। इसलिए नंबर टू पे अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो छोटी जो है वो इन्फिनिटी नहीं हो सकती, फिर वो भी कन्वर्जेंट होती है। नाउ लुक एट दिस, अल्फा इज अगेन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, f is Riemann Stieltjes integrable function and f of x is less equal to, now f of x is less equal to g of x। f g are two functions। अब यहाँ सोचें वाला, अगर ये जो बड़ा फंक्शन है g of x अगर ये कन्वर्जेंट हो तो ये उससे छोटा तो ये फाइनाइट ही होगा, यानी कन्वर्जेंट का मतलब है कि ये फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट होगा तो साफ जाहिर है एफ भी फाइनाइट होगा, और अगर एफ का इंटीग्रल फाइनाइट होगा तो आप कहेंगे कि एफ कन्वर्जेंट है। सो इफ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा कन्वर्जेस देन एफ आल्सो कन्वर्जेस। और अगर एफ डाइवर्ज कर जाए, एफ ऑफ एक्स डाइवर्ज कर जाए, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो उससे भी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। यानी इफ एफ इज डाइवर्जेंट
देन जी इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहलाता है। प्रूफ इज वेरी सिंपल, आप ये प्रीवियस रिजल्ट को यूज करेंगे, एफ पे लगाएंगे, फिर जी पे लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सो प्रूफ इज नॉट प्रॉब्लम। अगेन ए सिमिलर रिजल्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब आप इसे खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि आप सीरीज का पढ़ चुके हैं। एज यूजुअल अल्फा आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और एफ फंक्शन आपके पास जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होगा ऑन अल्फा ए बी। इसी तरह जी एक दूसरा फंक्शन है, वो भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। रिमान इंटीग्रेबल इसलिए है कि सबसे पहले तो ये होता है कि आई बी एग्जिस्ट करे, यानी ए, यानी सबसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस से पहले सबसे पहले तो उसको रिमान इंटीग्रल को एग्जिस्ट होना पड़ेगा ए टू बी। फिर अगली बात है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो दीज आर एज यूजुअल। नाउ व्हाट इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये है कि आप एफ और जी की रेशियो फाइंड कर लें, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहाँ आपके पास बनेंगे तीन केसेस। एक केसेस ये है कि आपकी जो लिमिट है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। एक केस आपकी जो लिमिट है वो जीरो रियल नंबर है। और एक केस आपकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी हो गई। ये तीन केसेस बनेंगे, सेम तीन केसेस आप इनफाइनाइट सीरीज में बना सकते हैं। अच्छा, अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट रियल नंबर है तो फिर एफ और जी का बिहेवियर सेम होगा, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एफ या जी में से अगर आपको किसी एक के बारे में भी पता है तो दूसरे के बारे में आप बता सकते हैं। अगर ये लिमिट जीरो हो जाए फिर आपको साथ एक एडिशनल कंडीशन चाहिए होती है कि आपका जो इंटीग्रल जी है वो कन्वर्जेंट हो। यानी अगर लिमिट जीरो हो और जी कन्वर्जेंट हो तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि एफ कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर जीरो के साथ एफ की कन्वर्जेंस का पता हो तो फिर आपको यहाँ से जी की कन्वर्जेंस नहीं पता चल सकेगी। यू कैन हैव सम काउंटर एग्जांपल फॉर दिस। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी लिमिट इंफिनिटी हो जाए और उसके साथ आपका जो एफ है वो डाइवर्जेंट हो तो फिर आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कि जी इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर जी भी आपका डाइवर्जेंट होगा। तो ये तीन केसेस हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। अगर इंफिनिटी के साथ एफ कन्वर्जेंट हो तो फिर आप जी की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल, एंड दिस इज आवर example number 3. For every real number p, show that the integral 1 to infinity e power minus x x power p is convergent. ठीक है, इसे आपने कन्वर्जेंट प्रूव करना है। इसे आप थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ x पावर p है और डिवाइडेड बाय में e पावर x है। अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करें x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे तो आप देखेंगे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। ऐसी फॉर्म में आप क्या करते हैं? आप लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। अगर v एक यहाँ पे फर्ज करें एक इंटीजर है आपको समझाने के लिए, तो आप लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, p एक्स पावर p माइनस वन ओवर e पावर x, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगी, फिर आप लगाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा आप लोपिटल रूल लगाएंगे, कहीं ना कहीं जाके इसकी पावर खत्म कम होते होते जीरो हो जाएगी तो ये वन हो जाएगा। यानी आपका जो नोमिनेटर है अल्टीमेटली वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स पे पावर रूल लगाते जाएंगे, एक्स की पावर एक कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, अल्टीमेटली दिस विल बी ए कांस्टेंट। लेकिन डिनोमिनेटर आपका ई पावर एक्स ही रहेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितने मर्जी डेरिवेटिव ले लें। और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट होगा तो कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी दिस विल बी जीरो। सो दिस इज एन हिंट कि आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, आप इसकी जो इंटीग्रल है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं सुटेबल जी ऑफ एक्स लेके, और आप ये देखेंगे कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट इज अ थ्योरम, another result. If alpha is monotonically increasing, f is Riemann Stieltjes integrable, then a to infinity, अगर ये आपका जो इंटीग्रल है एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीग्रल a टू इंफिनिटी, अगर ये कन्वर्जेंट हो, ठीक है, इसे आप कहेंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ठीक है, आप जानते हैं कन्वर्जेंस की टाइप, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है बिल्कुल सेम जैसा सीरीज में आपको मैंने पढ़ाया था, एक डाइवर्जेंट होता है,
और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट भी होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। अगर फंक्शन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो फिर वो कन्वर्जेंट भी होगा। ए टू इंफिनिटी एफ डी अल्फा इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका प्रूव है, बड़ा सिंपल प्रूव है यूजिंग सम रिजल्ट्स। अच्छा, यानी अब आप याद क्या करेंगे कि एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। इसका फायदा बाद का ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो ओरिजिनली उसे कन्वर्जेंट नहीं प्रूव किया जा रहा होता, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आसान हो जाता है। एक बात होगी। दूसरी बात, अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, ठीक है, यानी आपका जो फंक्शन है एफ मॉड जीरो टू इंफिनिटी डी अल्फा, सपोज दे डाइवर्जेंट है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। लेकिन ओरिजिनल जो आपका फंक्शन है इसे आप डायरेक्टली प्रूव कर देते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ऐसा हो सकता है बिकॉज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। यानी ये हो सकता है कि आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, इसके हम एग्जांपल भी देंगे, हियर वी नीड सम काउंटर एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, तो इस केस ये है कि आपका जो एफ मॉड है वो डाइवर्जेंट है लेकिन ओरिजिनल फंक्शन कन्वर्जेंट है। इसे आप कहेंगे कंडीशनल, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यूज में अक्सर ये ऑप्शन आता है। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब होगा कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, वो डाइवर्जेंट नहीं है और वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी नहीं है, तब उसे कहेंगे कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास डिटेल आ गई है। A to infinity f d alpha is said to converge absolutely if f mod is convergent, and it is said to be convergent conditionally अगर ओरिजिनल इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। ठीक हो गया, अच्छा, यानी एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज द थ्योरम। अच्छा, ये थ्योरम हमारे पास ये है, आप जरा याद करें कि आपने आप अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की तरफ गया थे, जरा उससे कंपेयर करें इसे अल्टरनेटिंग सीरीज के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपने अभी रिकॉल नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैप्टर 2 का लेक्चर देख लें जो सीक्वेंस और सीरीज पे है, उसमें अल्टरनेटिंग सीरीज का एक अलग से लेक्चर भी है। अच्छा, उससे जरा कंपेयर करें अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के साथ। अल्टरनेटिंग सीरीज आपके पास ये थी माइनस वन इज टू पावर एन ए एन, वेयर ए एन इज पॉजिटिव, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी कि आपका जो ए एन है वो डिक्रीजिंग होगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि आपका जो ए एन है उसकी लिमिट जीरो होगी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। अब आप जरा यहाँ पे देखें, नंबर वन, एफ पॉजिटिव हो, यही वाली कंडीशन, डिक्रीजिंग हो, ये वाली कंडीशन, और उसकी लिमिट जीरो हो, ये कंडीशन। ठीक है, सेम कंडीशन। अल्फा एज यूजुअल हम बाउंडेड ही लेते हैं और एफ रिमान इंटीग्रेबल ही लेते हैं। सो अंडर दीज थ्री कंडीशन कि एफ पॉजिटिव हो, वो डिक्रीजिंग हो, उसकी लिमिट जीरो हो, आप कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपका इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ डी अल्फा ये कन्वर्जेंट हो। ठीक है, आप इसे इसका प्रूव करिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूव है। आप देखिएगा आपको वजह नजर आएगी कि क्यों ये सारा कुछ होगा। ठीक है, एफ डिक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आके ये माइनस एफ बनेगा और माइनस एफ अल्फा की जगह आ गया तो इसे इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर एफ डिक्रीजिंग होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। दूसरी बात, ये अल्फा की जगह आ रहा है, इसे बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह करके आपको हर हर एक पॉइंट की आगे प्रूफ के अंदर ये रीजन पता चलती है कि ये पॉइंट ऐसे क्यों लिए हो गए। ओके, नेक्स्ट इज कॉशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल। इनफाइनाइट इंटीग्रल से मुराद इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड ही है, उसे ही इनफाइनाइट इंटीग्रल भी कहते हैं आप। अगेन कॉशी कंडीशन, कॉशी कंडीशन के लिए फिर आप अगर दोबारा याद करें तो आपकी इनफाइनाइट सीरीज में भी ये कंडीशन थी। इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होने का ये मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पे फॉर एवरी बी एंड सी ग्रेटर इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट वी हैव समेशन फ्रॉम बी टू सी ए एन, दिस इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है, यहाँ से अगर वो एक्स नॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स वन से स्टार्ट हो रही है, एक्स टू एक्स थ्री, अगर ये कन्वर्जेंट है तो आप इसका तो फिर हर एप्सिलॉन के लिए, यहाँ आप साइलन कर लें, हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट ऐसा जरूर मिल जाएगा कि उसके बाद अगर आप कोई सी भी दो टर्म्स
लेते हैं, कोई भी आप एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उस छोटे से हिस्से, मिसाल के तौर पे अगर ये फर्ज करें ये बी है ये सी है, तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो B+1 से सी तक अगर आप ये एक हिस्सा लेते हैं, तो इसका जो सम है वो नेग्लिजिबल होगा, वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, यानी वो कंसिडरेबल नहीं होगा। यानी कन्वर्जेंट सीरीज की निशानी ये है कि उसका जो सम है आप करते जाएं, एक खास हिस्से के बाद आने वाली टर्म्स हैं वो उसके सम में कोई इजाफा या कमी नहीं करेंगी, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सेम इज द केस हियर कि अगर आपका इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ डी अल्फा कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ए से इंटीग्रल निकालना शुरू किया, तो आपका आपका कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है? कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि आपके इंटीग्रल की कोई ना कोई सम है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, वो ए है। अब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी शुरू कर दी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके तो उसने अपनी वैल्यू अचीव कर लेनी है। जब वो अपनी वैल्यू अचीव करेगा तो आपका बी तो आगे चलता जाएगा, क्योंकि बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। इसका मतलब है कि उस स्टेज के बाद जो आपका हिस्सा आएगा, मिसाल के तौर पे ये बी है और ये सी है, तो उस इस स्टेज के बाद जो आपके पास हिस्सा आएगा बी से लेकर सी तक, वो तो नेग्लिजिबल होगा। आपका जो इंटीग्रल का आंसर है वो तो पूरा हो जाएगा ए, तो उसके बाद आने वाला जो हिस्सा है अप्रोक्सीमेटली वो जीरो होगा। तो यही काशी कंडीशन है कि अगर आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज अ नंबर बी ग्रेटर देन जीरो, सच दैट आफ्टर बी के बाद आप कोई भी हिस्सा पकड़ते हैं सी से बी तक या बी से सी तक, उसका जो इंटीग्रल है वो नेग्लिजिबल होगा, वो एप्सिलॉन से भी लेस होगा, जितना लेस करना चाहें उतना उससे भी लेस होगा। ठीक है, वो नेग्लिजिबल होगा, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। और अगर वो नेग्लिजिबल ना हो तो फिर तो आपका सम बढ़ता जाएगा तक इन्फिनिटी हो जाएगा और आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एनालिसिस के अंदर और फंक्शनल एनालिसिस के अंदर, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ए रिमार्क। इट follows that the convergence of a to infinity f d alpha implies the limit is zero। अब ये क्या है? आप देख रहे थे कि b to c था, एफ डी अल्फा कॉशी कंडीशन क्या थी कि दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको आप बी टू सी को आप ये भी लिख सकते हैं, अब सी क्योंकि बी से बड़ा है तो सी में भी बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और एफ डी अल्फा। और लेस देन एप्सिलॉन का मतलब मैंने आपको बताया था कि दिस इज ए नॉन नेगेटिव नंबर विच इज लेस देन एवरी रियल नंबर। वो कौन सा नॉन नेगेटिव नंबर है जो हर रियल नंबर से छोटा है? वो जीरो है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस इज जीरो when we apply the limit b approaches to infinity, this becomes zero। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस ऑफ a to infinity f d alpha implies b to b plus epsilon f d alpha is zero। आप वैसे भी थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये अगर कुछ आप देख रहे हैं तो ये सेम पॉइंट हो जाता है, कन्वर्जेंट हो तो ये सेम पॉइंट पे साफ जाहिर है जीरो हो जाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट वेरी रफली स्पीकिंग। अच्छा, next is very important theorem, and this theorem actually relates infinite series with infinite integrals, 1 to infinity, and this is also 1 to infinity. Every convergent infinite integral can be expressed as a convergent infinite series। ठीक है, हर convergent infinite integral को आप एक convergent infinite series में लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? a to infinity f of x d alpha x, this is equal to summation k from 1 to infinity a k। जबकि ये a k कहाँ से आएगा? ये आप f से किस तरह से बनाएंगे? where a k is actually equal to, अब आप जरा देखें कि ये कैसे बनेगा। इंटीग्रल आपका a to infinity है, f of x d alpha x है। अब आप जरा सोचें, जब आपके पास इनफाइनाइट सीरीज होती है तो आप एक सीक्वेंस बनाते हैं वहां से, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि आप क्या करेंगे, आप a से इसे a+1 पे ले जाएंगे। ठीक है, a से a+1 पे ले गए, प्लस, यानी आप इस इंटरवल की पार्टीशन कर रहे हैं, इसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा ये हो जाएगा a से a+1, दूसरा हो जाएगा a+1 से a+2, फिर तीसरा हो जाएगा a+3 से a+4, और इसी तरह इन जनरल आप केथ पार्ट आपका क्या होगा, a+k-1 टू a+k। ठीक है, तो ये आपके, अगर आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये केथ हो जाएगा और इस पे आप अप्लाई कर देंगे k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये आपका बन जाएगा a टू इंफिनिटी f
एक्स डी अल्फा एक्स। और ये जो इंटीग्रल है ये वाला, इसे आपने एक कह दिया। दिस इज वेरी सिंपल। तो इस तरह करके आप किसी भी इनफाइनाइट इंटीग्रल को आप एक सीरीज के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रिमार्क। इट इज टू बी नोटेड दैट convergence of the series does not imply convergence of the integral। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपका इनफाइनाइट इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट हो, इज कन्वर्जेंट, फिर तो आप इसे सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। एवरी इनफाइनाइट कन्वर्जेंट इंटीग्रल represents can be represented by an infinite convergent series। ठीक हो गया। बट if the series is convergent and if we have a convergent series like this, it does not imply the convergence of the integral। For example, आपके पास एक सीरीज है, आपके पास एक सीक्वेंस है ए के फ्रॉम के माइनस वन टू के साइन ऑफ टू पाई के। अब जब आप इसकी सीरीज बनाएंगे के फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एंड दिस इज के माइनस वन टू के साइन टू पाई एक्स, आप देख सकते हैं कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है। अच्छा, अब जरा आप इसका इंटीग्रल देखें। जब आप इसका सम अप्लाई करेंगे तो आपका जो इंटीग्रल बनेगा, अब जैसे कि वन है तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है आपका इंटीग्रल जीरो से शुरू होगा और इन्फिनिटी को जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी साइन टू पाई एक्स। इसे जरा आप चेक करें, साइन टू पाई एक्स को इसे आप जीरो से बी इंटीग्रेट करें, साइन टू पाई एक्स। साइन टू पाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, वन माइनस कॉस टू पाई एक्स ओवर, यानी आपकी जो इंटीग्रेशन होगी साइन की वो कॉस बन जाएगा, कॉस टू पाई एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू पाई। ठीक है, माइनस साइन। फिर आप लिमिट पुट करेंगे जीरो टू बी। जब आप बी पुट करेंगे तो ये माइनस कॉस टू पाई बी ओवर टू पाई हो जाएगा। जब आप जीरो पुट करेंगे कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कॉस बी कॉस इन्फिनिटी ये आपका डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये ऑसिलेटरी हो जाएगा माइनस वन और प्लस वन के दरमियान। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है। सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर a series is convergent but corresponding infinite integral is divergent। Next lecture we will study improper integral of second kind।